साइकेट्री पढ़ी थी, फोरेंसिक पढ़ी थी, जेनेरिक नर्सिंग पढ़ी थी, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था, मेंटल हेल्थ पढ़ी थी और हिस्ट्री पढ़ी थी। जी जी बिल्कुल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस तक हमने इसको डिस्कस किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको न्यूरोसिस के बारे में भी बताया था कि न्यूरोसिस किसे कहते हैं, साइकोसिस से क्या मुराद है और डायमेंशिया किसे कहते हैं। इसके बाद फिर मैंने जब इटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस को स्टार्ट करना चाहा, तो फिर टाइम जो है वो भी ख़त्म हो चुका था और फिर ये स्टूडेंट भी थोड़े से वो मुझे नींद में नज़र आ रहे थे, तो फिर मैंने क्लास को स्टॉप कर दिया। तो आज की लेक्चर की शुरुआत जो है हम एटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मेंटल इलनेस जो काज होती है तो इसके पीछे क्या वजूहात होती है, क्या वजह होती है जिसकी वजह से मेंटल इलनेस काज होती है। तो बहुत सारे वजूहात यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं, जिसमें जो पहली वजह है वो आपको इनहेरिटेंस बताई गई है। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस से मुराद सिंपल अल्फाज में यही है कि ऐसी मेंटल इलनेस जो कि पैदाइशी तौर पर जो है काज हुई हो, पैदाइशी तौर पर जो है पैदाइश के टाइम से ही वो बीमारी जो है किसी बच्चे में मौजूद हो, ठीक है। तो इस तरह की जो बीमारियां होंगी इसको हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आपको जेनेटिक्स मेंशन की गई है। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स जो है ये जीन से निकली हुई है और जीन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे बॉडी में, ठीक है, जिसके ज़रिए मतलब मदर फादर के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। जब मेल फीमेल जो है ये इंटरेक्शन करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स करने के बाद वो पूरा प्रोसेस हो जाता है, फर्टिलाइजेशन और स्टार्ट हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन के स्टार्ट होने के बाद कुछ दिनों बाद या कुछ वीक बाद जो है करेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मतलब फादर के 23 क्रोमोसोम और मदर के 23 क्रोमोसोम ये कंबाइन होकर टोटल 46 क्रोमोसोम को बना लेते हैं और इसी तरह से इन 46 क्रोमोसोम में जो है मुकम्मल जीन्स की सीक्वेंस जो है वो मौजूद होती है। तो ऐसी सिचुएशन बाज़ औक़ात ऐसे कंडीशन अराइज हो जाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन की कमी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से जो जीन्स की सीक्वेंस है वो एबनॉर्मल हो जाती है। और जब जीन्स की सीक्वेंस एबनॉर्मल हो जाती है तो इसकी वजह से फिर बच्चे की जो बनावट होती है, ठीक है, बच्चे में जितने भी खसूसियात मदर फादर से आने वाले होते हैं तो उन खसूसियात में गड़बड़ हो जाती है। वो डॉक्यूमेंट्स वो फाइल्स जो है आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ उनमें फिर ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, जो कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं और इसके साथ साथ उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी एबनॉर्मल होता है, ठीक है। इसी तरह से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो या तो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है या नॉर्मल से कम हो जाती है। आप सबको पता होगा कि नॉर्मली अब हम में क्रोमोसोम की जो तादाद है वो कितनी है? मतलब पर सेल क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 46 होती है, ठीक है। 23 जो है हमें अपने मदर से मिली हुई है और 23 पेयर जो है हमें अपने फादर से मिली हुई है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग कितने हैं? वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो बात एबनॉर्मल कंडीशन में ये 46 क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाती है, 47 हो जाती है, 48 हो जाती है या 45 हो जाती है, 44 हो जाती है, जिसकी वजह से जो एबनॉर्मल कंडीशन काज होती है उसमें हमारे साथ फिर टर्नर सिंड्रोम आ जाता है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम आ जाता है, डाउन सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है। जिसमें जो हमारे साथ जो शीमेल्स होते हैं, ठीक है, और इसी तरह से मतलब उनका स्ट्रक्चर फीमेल्स का होता है, लेकिन उनकी अगर दूसरे फंक्शन देखें तो उनमें कुछ मेल वाली खसूसियात पाई जाती है। इसी तरह से कुछ मेल्स होते हैं बज़ाहिर तो मेल नज़र आते हैं, लेकिन जब हम उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो वो फीमेल्स का होता है। तो ये किस वजह से हुआ होता है? ये एक्स एक्स क्रोमोसोम की इजाफी होने की वजह से या एक्स वाई क्रोमोसोम की कमी होने की वजह से ये पूरा सिस्टम जो है ये काज हो जाता है।
तो इनहेरिटेंस जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटल इलनेस में, ठीक है। तो इसी वजह से डॉक्टर जो है ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, फीटस के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें फोलिक एसिड आ जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की एक हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में। इसके साथ साथ कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है बच्चे की हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट में और पैदाइश में। तो डॉक्टर यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखना और इन चीज़ों को बैलेंस में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हर माँ के लिए, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, ठीक है। तो इस वजह से मेंटल इलनेस काज होती है। इसके साथ साथ इंट्रा यूट्रीन इन्वायरमेंट, दूसरा फैक्टर इनहेरिटेंस में आपको इंट्रा यूट्रीन इन्वायरमेंट का बताया हुआ है। बाज़-औक़ात आप नर्सेज ने जो है कुछ ऐसे केसेस हैंडल किए भी होंगे कि बाज़-औक़ात डिलीवरी के दौरान जो डिलीवरी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और बच्चा जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा होता है, मतलब ब्रीच केस आ जाती है जिसमें बच्चा जो है एक जगह पर स्टक हो जाता है, ठीक है। और उस जगह पर स्टक होने की वजह से सारा प्रेशर जो है बच्चे के हेड पर जो है वो लग जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जब बच्चे के हेड पर जो इंट्रा यूट्रस एनवायरनमेंट में प्रेशर लग जाता है, ठीक है, तो प्रेशर लगने की वजह से जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो अभी फुली मैच्योर नहीं हुए होते, तो इस वजह से वो वीक होते हैं। तो वीक होने की वजह से वहाँ पर जब प्रेशर ज़्यादा टाइम के लिए लग जाता है तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर फिर हैमरेज भी काज हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पर हाइड्रोसेफेलिस के जो केसेस है वो भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आखिरकार क्या होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से आखिरकार मेंटल इलनेस जो है ये काज हो जाती है। इसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया हो गई, इसके साथ साथ हैंगटन्स एंड डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। हैंगटन डिजीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये हमारे साथ एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि डिफेक्टिव जीन की वजह से काज होता है, मतलब एक नॉर्मल जीन जो है वो बच्चे में ट्रांसफर हुआ होता है जिसकी वजह से ब्रेन डिसऑर्डर जो है वो काज हो जाता है। और शिज़ोफ्रेनिया के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे साथ फिर जो अफेक्टेड बंदा होता है वो हेलुसिनेशन, इल्यूजन और डिल्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो ये तो हमारे साथ हो गई इनहेरिटेंस। इसी तरह से दूसरा फैक्टर, दूसरी वजह जो मेंटल इलनेस की बताई गई है आपको, वो है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग से मुराद ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो तरबियत जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की डेवलपमेंट में, बच्चे की ग्रोथ में, और बच्चे की जो क्या कहते हैं मोटिवेशन लेवल को हाई पीक पर रखने के लिए ये तरबियत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। मतलब बच्चे में बोल्डनेस, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में बोल्डनेस पैदा हो, आपका बच्चा जो है वो बोल्ड रहे, ठीक है, वो हर काम में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्से ले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट किया करें, अच्छे कामों के लिए उनको मोटिवेट किया करें, उनको इनक्रेज किया करें। और कभी अगर वो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, मगर मतलब कोई क्रिएटिव काम वो करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनको इनक्रेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि उनमें जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ है वो मज़ीद जो है इम्प्रूव हो जाए और वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो अपब्रिंगिंग में किस तरह से मेंटल इलनेस काज होती है, अपब्रिंगिंग में इस तरह से मेंटल इलनेस काज होती है कि बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को हर बात पर क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको जो है बुरा भला कहते हैं, उनको हमेशा डिप्रेस रखते हैं, उनको प्रेशराइज रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटल आईक्यू लेवल होती है तो वो भी डिप्रेस हो जाती है। इसके साथ साथ उनकी जो जेनेटिक एबिलिटीज़ होती है तो वो भी क्या हो जाती है, मुसलसल प्रेशराइज, मुसलसल डिप्रेस रखने की वजह से वो एबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, वो डिप्रेस ही रह जाती है, और इस तरह से बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और इस तरह से उनमें मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल इलनेस जो है वो क्या हो जाती है,
वो मेंटल इलनेस उनमें काज हो जाती है, ठीक है। और ये प्रेशराइज करना, ये डिप्रेस रखना और इस तरह से मारपीट करना, ये ज़्यादातर जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो वालिदी जो माँ होती है तो वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को मारती है। और फिर जब एजुकेशन लेवल पर वो आ जाते हैं तो फिर वो अपने जो फादर होते हैं तो अपने फादर के हाथों चढ़ जाते हैं, ठीक है। और फिर उनसे मार खाते रहते हैं जवानी तक। और फिर इसी तरह से जब वो खुद बाप बन जाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस नहीं हुई होती, ठीक है, वो इन्वायरमेंट को उन्होंने फेस नहीं किया हुआ होता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और मेंटल इलनेस में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह से फिर हमारे साथ यहाँ पर जो तीसरी काज आपको दी गई है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा से मुराद एक्सीडेंट है। ज़ाहिरी बात है, जब कोई बंदा जो है वो एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट करने की वजह से उनका सर जो है वो ज़मीन पर रख जाए या किसी हार्ड सरफेस के साथ उनका सर लग जाए तो उनको हेड इंजरी हो जाती है। हेड इंजरी होने की वजह से उनके जितने भी मेंटल फंक्शन होते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसी तरह से वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से इन्फेक्शन हमारे साथ कुछ ऐसी इन्फेक्शन है जो कि हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसको मुतासिर करती है और हमें मेंटल इलनेस काज करती है, जिसमें हमारे साथ HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो गया, साइफिलिस हो गई, इसके साथ साथ CGD है, ठीक है। क्रोट्सफिट जेकब डिसऑर्डर या डिजीज़, ये हमारे साथ क्या है, एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसको मुतासिर करती है। ड्रग एब्यूज़ से मुराद ये है कि अल्कोहल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से या जितनी भी नशा आवर चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मकदार में लेने की वजह से हमारे जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है वो डिप्रेस हो जाती है और हम ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल CGD जो है ये हमारे साथ डिजीज़ का नाम है, क्रोट्सफिट जेकब डिजीज़। क्रोट्सफिट जेकब डिजीज़ ये हमारे साथ एक बीमारी का नाम है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में हमारे साथ ब्रेन ट्यूमर का हो जाना, बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिक में हमारे साथ पोरफेरिया और डायबिटीज। आप अपनी आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। काइंडली ये रजिस्टर वाली बातें प्लीज़। काइंडली अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लीजिए, स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, तो मेटाबॉलिक में हमारे साथ पोरफेरिया आ जाती है, डायबिटीज़ आ जाती है, वेस्कुलर डिजीज़ में हमारे साथ सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट आ जाता है जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से मेंटल इलनेस जो है ये क्या होती है, काज होती है। तो इसमें अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मज़ीद आगे हम बढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, इंतहाई सिंपल। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट जो है ये सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत आसान होगा अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ इसको सुने। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस को हम डिस्कस करेंगे। द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, फोर्थ एडिशन, टेक्स्ट रिवीजन। ये असल में हमारे साथ एक बुक का नेम है, ठीक है। एक किताब का नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, फोर्थ एडिशन, टेक्स्ट रिवीजन। ये असल में एक बुक का नेम है, ठीक है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में आपको इस तरह से मिलेगा। DSM 4TR. TR stand for Text Revision, DSM stand for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4th edition, text revision, ठीक है। इसमें क्या है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आर लिस्टेड फॉर ईच ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इस किताब में जो है जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जितने भी हमारे साथ मेंटल डिसऑर्डर है, तो उन मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए कुछ क्राइटेरिया जो है वो इस बुक में मेंशन किए गए हैं, जिसमें आपको हर ज़हनी बीमारी के हवाले से जितने भी अलामात होते हैं, जितने भी साइंस सिम्टम्स होते हैं जिसके ज़रिए उस बीमारी को हम डायग्नोज करते हैं, तो
वो सारी जो है आपको इस किताब में मिलेगी, ठीक है। A multi-axial system, people are evaluated from multiple aspect और point of function, ठीक है। इसके साथ साथ मल्टी एक्सियल सिस्टम से मुराद ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को बहुत सारे एस्पेक्ट से, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के जो फंक्शन है उसकी असेसमेंट की जाती है और उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से असेस किया जाता है। उनके जितने भी मेंटल फंक्शन है उसकी चेकअप की जाती है और जानने की कोशिश की जाती है कि इनको कोई प्रॉब्लम लाहक है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4th एडिशन टेक्स्ट रिवीजन मल्टी एक्सियल सिस्टम मल्टी एक्सियल इवैल्यूएशन सिस्टम के हमारे साथ फिर क्या है, 5 एक्सिस है। 5 एक्सिस से मुराद 5 क्लासेस है जिसमें मुख्तलिफ डिसऑर्डर के हवाले से हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस वगैरह करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अगर क्लास 1 या एक्सिस 1 की मैं बात करूं तो एक्सिस 1 में हम क्या करते हैं, clinical disorders and other condition that may be focus of clinical attention। इसमें हम जितने भी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, क्लिनिकल डिसऑर्डर से मुराद ऐसे बीमारियां जो कि साइन सिम्टम्स उसके साथ मौजूद हो, ठीक है। क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हम उन डिसऑर्डर्स को कहते हैं जिसको हम जो है जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और पेशेंट को जैसे ही हम देखते हैं तो उनकी कंडीशन को देखते हुए हमें पता चल जाती है कि इस बंदे को क्या बीमारी है, मतलब उनमें वो अलामात जो है वो हमें बज़ाहिर नज़र आ रही होती है और इसके साथ साथ उनमें सिम्टम्स भी जो है वो मौजूद हो। सिम्टम्स किसे कहते हैं, सिम्टम्स ये वो चीज़ें होती है, वो इंफॉर्मेशन जो कि हमें पेशेंट खुद बताए, जैसे कि मुझे पेन हो रही है, ठीक है। तो अगर पेशेंट हमें ना बताए कि मुझे पेन हो रही है तो हमें पता नहीं चल सकता कि पेशेंट को पेन हो रही है या नहीं, तो इसको हम सिम्टम कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब हम पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट का जो स्किन कलर है, ठीक है, वो येलो या पेल हो चुका होता है, ठीक है। तो कलर जो स्किन कलर है इसकी पेलनेस से हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट में खून की कमी है या इनको जो है क्या कहते हैं, इनको जो है पश्तो में जड़ी कहते हैं और उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मेरे माइंड से वो वर्ड निकल गया है। तो हमें पता चल जाता है कि तो इस पेशेंट में जो है खून की कमी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम साइन कहेंगे। तो एक्सिस 1 में हम क्लिनिकल डिसऑर्डर और इसके साथ दूसरे जितने भी एबनॉर्मल कंडीशन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, उसकी हम डायग्नोसिस करते हैं। इसी तरह से एक्सिस 2 में हम क्या करते हैं, एक्सिस 2 में हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और इसके साथ साथ जितनी भी मेंटल रिटार्डेशन के केसेस होते हैं तो उस मेंटल रिटार्डेशन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी डायग्नोसिस हमने करनी होती है तो वो एक्सिस 2 के ज़रिए करते हैं, ठीक है। ये असल में जो बुक है, जो बुक मैंने अभी आपको बताया, तो वो बुक जो है हमारे साथ 5 क्लासेस पर मुश्तमिल है और हर एक क्लास में हम एक ख़ास किस्म के डिसऑर्डर जो है उसकी हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। तो एक्सिस 2 में हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड जितने भी एबनॉर्मल कंडीशन होते हैं तो उसकी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसी तरह से एक्सिस 3 में हम क्या करते हैं, एक्सिस 3 में हम जनरल मेडिकल कंडीशन को देखते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं। एक्सिस 4 में हम साइको सोशल और इन्वायरमेंटल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उससे रिलेटेड हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जितने भी साइको सोशल या माहौलियाती प्रॉब्लम पेश आए हुए हैं तो ये किस वजह से पेश आए हुए हैं, इसके पीछे क्या वजूहात है, तो उसको हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक्सिस 5 ये हमारे साथ डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4th एडिशन टेक्स्ट रिवीजन की वो क्लास है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लोगों की जो साइको सोशल, जो साइकोलॉजिकल सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग एबिलिटीज है उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम मेजरमेंट करते हैं। किसके ज़रिए, गाव स्केल के ज़रिए। गाव स्केल किसे कहते हैं, GAF स्टैंड फॉर ग्लोबल
G stand for global, A stand for assessment and F stand for functioning. So global assessment of functioning, ठीक है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम लोगों की जितनी भी फंक्शनल एबिलिटीज़ है उसकी हम असेसमेंट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आया ये बंदा जो है नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहा है या एबनॉर्मली। इसी तरह से जो गाफ स्केल है इसकी जो नॉर्मल स्कोर है वो 61 से लेकर 100 तक है। अगर आपके पास लोगों की जो रिपोर्ट है गाफ स्केल की, अगर वो 61 से लेकर 100 के दरमियान में कोई नंबर आता है तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है नॉर्मल है। अगर 61 से कम होता है तो फिर आप ऐसे बंदे को नॉर्मल नहीं कह सकते, बल्कि आप कहेंगे कि इस बंदे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे। ठीक है, सर ये दोबारा बताएं। गाफ स्केल, गाफ स्केल्स के हवाले से मैंने आपको ये कहा कि गाफ स्केल जो है GAF, G स्टैंड फॉर ग्लोबल, A स्टैंड फॉर असेसमेंट एंड F स्टैंड फॉर फंक्शनिंग। सो गाफ स्केल इज ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, ये हमारे साथ एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम लोगों की जो साइकोलॉजिकल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग एबिलिटीज़ है उसको हम क्या करते हैं, उसकी हम मेजरमेंट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आए ये बंदा नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है या इसको कोई प्रॉब्लम लाहक हुई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गाफ स्केल कहेंगे। और इसकी जो नॉर्मल स्कोर है वो 61 से लेकर 100 है। मतलब जब आप इन स्केल के ज़रिए किसी पेशेंट को असेस कर रहे हो, अगर आपके पास जो स्कोर है वो 61 से लेकर 100 के दरमियान आ जाए तो ऐसे बंदे को आप क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। अगर 61 से कम आ जाए तो फिर आप ऐसे पेशेंट को नॉर्मल नहीं कह सकते, बल्कि आप यही कंसीडर करेंगे कि इस बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो लाहक हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब आ जाते हैं पॉपुलेशन एट रिस्क फॉर मेंटल इलनेस। वो कौन लोग हैं जो कि मेंटल इलनेस का शिकार हो सकते हैं या मेंटल इलनेस के ख़तरे में है, उनको जो है मेंटल इलनेस ज़हनी बीमारी का खदशा है। ठीक है, सो इसमें हमारे साथ फेमिलियर और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू मेंटल इलनेस। फेमिलियर से मुराद और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन से मुराद यही है कि ऐसे लोग जो कि मतलब पैदाइश के दौरान उनको किसी किस्म की अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना पड़े। अनफेवरेबल से मुराद ये है, अगर जो प्रेग्नेंट वमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर जो है, उनमें ग़िज़ा की कमी आ जाए, ठीक है, उनमें न्यूट्रिएंट की कमी आ जाए, उनमें किसी भी चीज़ की कमी आ जाए जिसकी वजह से जो फीटस है उसकी सेहत मुतासिर हो सकती है, तो इस वजूहात की वजह से वो बच्चा, वो फीटस जो है मेंटल इलनेस के क्या होगा, मेंटल इलनेस के जद में होंगे। वो उनको चांसेस हो सकते हैं कि वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाए। ठीक है, या जीन्स में डिफेक्ट्स आ जाए तो इस वजह से मेंटल इलनेस का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, जाहिर बात है सेहत तक आपको प्रॉपर रसाई नहीं है। ठीक है, सेहत की सहूलियात जो है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल रही। ठीक है, और बहुत मुश्किल से आप सेहत की जो सहूलियात है उससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो भी आधा फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से आप जो है ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा मिस यूजिंग सब्सटेंसेस, जितनी भी नशा आवर चीज़ें हैं उसको अगर आप गलत तरीके से यूज़ करते हैं या अगर आप नॉर्मल चीज़ों को भी गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो उसके फिर आप पर एब नॉर्मल असरात जो है वो मुरतब हो गए, जिसकी वजह से आप मेंटल इलनेस का शिकार हो सकते हैं। इसके इसके साथ साथ अंडर गोइंग लाइफ स्टाइल चेंजेस, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपके रहने सहने के जो तौर तरीके हैं वो हेल्दी ना हो। ठीक है, आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर गंदगी है, कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है, सफाई का ख्याल रखा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो इन चीज़ों की वजह से आप जहनी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर हर रोज़ जो है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और एक दूसरे पर चीखते चिल्ला रहे हैं। ठीक है, बच्चों के सामने चीखते चिल्ला रहे हैं, तो इस
के जो बुरे असरात होते हैं वो डायरेक्टली बच्चों पर हो रही होती है, और बच्चे जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसी तरह से वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से एल्डरली पुअर, जितने भी हमारे साथ जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, उनको अगर आप सही तरीके से ट्रीट नहीं करते या वो लोग जो है आपके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे, तो इस वजह से भी जहनी बीमारियों में वो लोग जो है क्या हो सकते हैं, मुब्तला हो सकते हैं। तो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से लोग जहनी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, जहनी बीमारियों के जद में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज की। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज से मुराद ये है कि वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो कि हम कम्युनिटी के थ्रू देते हैं, मतलब कम्युनिटी विजिट करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों को हम मेंटल हेल्थ के हवाले से एजुकेट करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम मुख्तलिफ स्किल्स सिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के जो डिप्रेशन है उससे अपने आप को बचा सकते हैं, वो कौन से स्किल्स है जिसके ज़रिए वो अपने आप को किसी भी किस्म के जो अनफेवरेबल कंडीशन है उससे अपने आप को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज में हम ये चीज़ें जो है अपने जो पॉपुलेशन होती है उनको टीच करते हैं, उनको सिखाते हैं, और इसके साथ साथ उनको मुख्तलिफ किस्म के मेंटल बीमारियों से क्या करते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हमारे साथ ट्रीटमेंट एंड केयर आ जाती है। तो ट्रीटमेंट एंड केयर में सबसे पहला ट्रीटमेंट और केयर के लिए हमारे साथ जो पहली जगह है वो कौन सी है, वो हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ ट्रीटमेंट और केयर जो है लोगों को दी जाती है, पेशेंट्स को दी जाती है। इसी तरह से हमारे साथ जो दूसरी केयर है वो कम्युनिटी केयर है। कम्युनिटी केयर में हम क्या करते हैं, कम्युनिटी केयर में हम एक कम्युनिटी को विजिट करते हैं। उस कम्युनिटी के जो सरबराहान होते हैं, जिसमें हमारे साथ ज़्यादातर जो है कारी साहिबान होते हैं, मतलब मस्जिद के जो इमाम होते हैं या उस कम्युनिटी के जो सरबराहान होते हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ़ कामों के लिए जो है उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है, उनको जो है कम्युनिटी विजिट के लिए जो है उनसे हेल्प ली जाती है। तो उनके ज़रिए जो है उनको बताया जाता है और फिर उनके ज़रिए दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एजुकेशन दी जाती है, उनको मुख्तलिफ तरीके जो है वो सिखाए जाते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को और अपने दूसरे लोगों को मुख्तलिफ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर से बचा सकते हैं, बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रिवेंटिव नेटवर्क में हमारे साथ चर्च, फैमिली, होम, फ्रेंड्स, वर्क, ये सारी चीज़ें आ जाती है। रिलीजियस बेस पर अगर हम देखें तो रिलीजियस बेस पर एज अ मुस्लिम जो एज अ मुस्लिम अगर मैं बात करूं, तो अगर एक बंदा जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, ठीक है, वो जिक्र करता है, ठीक है, वो अल्लाह के साथ उसने अपनी जो रिलेशन है, अपना जो ताल्लुक़ है वो बनाए रखा है, तो ऐसे लोग जो है आपको कभी भी डिप्रेशन का शिकार जो है देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग जो है कभी भी आपको टेंशन में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे लोग जो है हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं, हमेशा जो है वो मुतमईन रहते हैं। इसी तरह से हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, ठीक है, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो अपनी इबादत जो है चर्च में करते हैं और इसी तरह से उनको सुकून अपनी इबादत से मिलती है। इसी तरह से हिंदू लोगों को जो है उनको अपनी इबादत करने में सुकून मिलती है, ठीक है। इसी तरह से अगर फैमिली में आप रहे, ठीक है, फैमिली में अगर आप रहे, फैमिली में आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात जो है वो खुशगवार है, तो इसकी वजह से भी ज़हनी सुकून लोगों को मिलती है और इसकी वजह से लोग जो है किसी किस्म के डिप्रेशन में नहीं रहते, ठीक है, और पुरसकून लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं। इसी तरह से घर हो गया, ठीक है, फ्रेंड्स, आपके ऐसे फ्रेंड्स हो कि आप उनके साथ हर तरह की बात शेयर करते हो, ठीक है, और वो आपको जो है मोटिवेट करते हो, आपकी हौसला अफजाई करते हो, तो फिर किसी किस्म की टेंशन, किसी किस्म की डिप्रेशन जो है नहीं रहती और बंदा जो है वो उम्मीद रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप
बेरोज़गार नहीं है, ठीक है? आपका रोज़गार है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप की जो अर्निंग है वो हो रही है, ठीक है? फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो इस वजह से भी आप जो है मेंटल जितने भी इलनेसेस है तो उससे आप दूर रहते हैं, उससे आप महफूज रहते हैं, ठीक है? तो ये वो फैक्टर्स है जिसकी ज़रिए जो है लोग अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेंटल इलनेसेस है उससे महफूज रख सकते हैं।